सीबीएसई ने क्लास 12th की मैथ्स को 6 यूनिट्स में डिवाइड किया है। 6 यूनिट्स में जो फर्स्ट यूनिट है यूनिट 1 के अंदर 2 चैप्टर्स इंक्लूड करते हैं, ये है ना। यूनिट 1 में फर्स्ट चैप्टर आपका इंक्लूड करता है रिलेशन एंड फंक्शन एंड जो सेकंड चैप्टर है वो है आपका क्या, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर्स यूनिट 1 के अंतर्गत आते हैं और इन दोनों चैप्टर्स का वेटेज ऑलमोस्ट 10 मार्क्स का है। ठीक है, सारे आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन 4 मार्क्स और 6 मार्क्स, टोटल वेटेज जो है वो 10 मार्क्स का आता है। और ये दोनों चैप्टर ही कंप्लीट कैलकुलस का बेस है, इसीलिए तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है। ठीक है, तो आपको ये चैप्टर सबसे पहले क्लास 12th की मैथ अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये दोनों चैप्टर कंप्लीट कर लेने हैं। और आज हम लोग अपनी क्लास में रिलेशन एंड फंक्शन से स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। तो पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन, इसमें सबसे पहले हम रिलेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन। वैसे तो 11th क्लास में आप लोग काफी कुछ रिलेशन और फंक्शन के बारे में पढ़ चुके हो, बट जो बाकी रह गया है जो हमें सीखना है और क्लास 11th का भी रिकॉल करते हुए हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें रिलेशन में जो आपके रिफ्लेक्सिव, ठीक है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये रिलेशंस आते हैं जो कि आपके क्लास 12th में है। तो ये रिलेशन हम यहाँ पर देखेंगे। फिर आता है क्या, डोमेन एंड रेंज। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। डोमेन एंड रेंज फाइंड करने के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं फंक्शन से रिलेटेड। ठीक है, और इसमें पूछा जाता है आपका क्या, इन्वर्टिबल फंक्शन। कौन सा फंक्शन इन्वर्टिबल है जिसका आप इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, तो वो आपसे पूछा जाएगा। और क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड आते हैं। ठीक है ना। और टाइप्स ऑफ फंक्शन, सम टाइप्स ऑफ फंक्शंस भी हैं इसमें। टाइप्स ऑफ फंक्शन में इस बार आपको 1-1 फंक्शन, ऑन-टू फंक्शन, ठीक है, और सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ऐसे कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शन भी क्लास 12th के सिलेबस में इंक्लूडेड हैं जो कि हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग रिलेशन से स्टार्ट करते हैं। मैं श्रीकांत पटेल, आपका अपना मैथ्स टीचर, स्वागत करता हूं आपका गेट 100 विद श्रीकांत में। तो आइए अब सिलेबस को हम स्टार्ट करते हैं रिलेशन से और 1 by 1 हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए क्या, रिलेशन। ठीक है, पहले हम लोग डेफिनेशन वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग, क्योंकि रिलेशन में आपने 11th में भी पढ़ा होगा तो थोड़ी डेफिनेशंस वगैरह रहती हैं, ये डेफिनेशन हम जानेंगे तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, है ना। तो आप हेडिंग डाल लीजिए रिलेशन और मेरे साथ आप भी लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, जो लोगों ने 11th का जिन्हें याद नहीं है उन्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं 11th का जितना भी इंपॉर्टेंट चीज है उसको रिकॉल करते हुए आपको मैं 12th की तरफ लेकर चलता हूं। तो स्टार्ट करते हैं रिलेशन से। ठीक है, डेफिनेशन में लिखिए, लेट ए एंड बी, let A and B are two non-empty sets. Let A and B are two non-empty sets. A and B are two non-empty sets. Then R which associates element of A to element of B, element of A to element of B, ठीक है, element of A to element of B is called relation from A to B, is called relation from A to B। ठीक है, डेफिनेशन से ही क्लियर है। लेट A and B are two non-empty sets, then R जो कि हम रिलेशन को डिनोट करने के लिए R लिखते हैं, ठीक है, then R which associates of element A to element of B
इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो ये आपका इसमें हो गया क्या, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, कुछ भी छूट ना जाए इसीलिए देखिए प्रॉपर नोट्स आपके पास मेंटेन होना चाहिए कि जब भी आप एग्जाम के टाइम पे पढ़ना स्टार्ट करो तो एक ही बार में सारी चीजें आपको रिकॉल हो जाए। ठीक है ना। सेकंड में लिख लीजिएगा, इफ ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, A belongs to A and B belongs to B, then relation is expressed as, relation is expressed as A related to B। ये रिलेशन को एक्सप्रेस करने का तरीका होता है, आपको क्वेश्चंस में भी इसी तरीके से मिलेगा, A related to B। और सपोज अगर इस तरीके से लिखा हुआ है A cancels R to B, ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, A is not related to B, A is not related to B, स्मॉल b ले रहे हैं ना तो स्मॉल b। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखते चलिए बेटा, ये नोट कर लिया आपने। उसके बाद हम आगे चलते हैं, एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये नोट कर लिया। डेफिनेशंस बहुत जरूरी है और डेफिनेशंस के बाद एग्जांपल सॉल्व करना बहुत उतना ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब आप लोग जल्दी से मुझे बताइए कि इफ a इज इक्वल टू a कॉमा b एंड b इज इक्वल टू 1 कॉमा 2, ठीक है, तो रिलेशन हम कैसे दिखा देते, सेट से आपको याद होगा रिलेशन हम दिखा देते a क्रॉस b से। तो ये a क्रॉस b क्या हो जाएगा, जो रिलेशन है a क्रॉस b का वो किस तरीके से हो जाएगा, देखो a का रिलेशन इन दोनों के साथ 1 a1 कॉमा a2, ठीक है, और क्या हो जाएगा b से 1 से b कॉमा 1 और b कॉमा 2। तो ये सारे के सारे कंप्लीट आपके क्या हो जाएंगे, रिलेशन हो जाएंगे। a क्रॉस b से रिलेशन दिखाया जाता है, ये 11th में सेट्स में तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा ना। ठीक, तो इस तरीके से दिखाया जाता है रिलेशन। ये आपका रिलेशन हो गया, देखो 1 से 1, a का 1 से, a का 2 से, इसी तरह से b से 1 का और b से 2 का, तो ये कंप्लीट रिलेशन हो गया। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक पॉइंट लिख लीजिए नोट। ठीक, नोट में एक पॉइंट डाल लीजिए इसी से रिलेटेड, जो कि आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है क्लास 12th में। तो हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, लिखिए इट इज नॉट नेसेसरी दैट, इट इज नॉट नेसेसरी, it is not necessary that every element of A is related to every element of B, ये ट्रू या फॉल्स में आपको इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब ये किस तरीके से, इसको तो आप देखोगे तो कहोगे सर एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ बी है ना, तो जरूरी नहीं कि क्वेश्चन हमेशा यही होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, आइए एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें आपको ये स्टेटमेंट एकदम क्लियर हो जाएगा कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज नॉट रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ बी। ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है कि ए के सारे एलिमेंट बी से मैच करने चाहिए तभी अपना ये रिलेशन बन पाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल लिखिए, क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 2 है ना, एग्जाम्पल नंबर 2, ये क्वेश्चन है a इज इक्वल टू आपके पास है एक सेट A है जिसके एलिमेंट्स है -4 1, ठीक है, 2 4 एंड 9। ठीक, दूसरा B है, क्या है B दूसरा सेट है -2 0 1 4 3 5 1 4 3 5। ठीक है, ये दूसरा सेट है B। ठीक, एंड अ रिलेशन R, क्वेश्चन में ही है, एंड अ रिलेशन R from A to B, a relation R from A to B is defined as देखो A का रिलेशन B से किस तरीके से डिफाइंड है,
अच्छा ये मैं कैपिटल यूज कर रहा हूं तो ये कैपिटल ही यूज करते हैं ना, इस चीज का आप विशेष ध्यान रखेंगे। ए रिलेटेड टू बी, ये डिफाइन है आपको क्या, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक, ये रिलेशन है आपके पास। सॉल्व करिए। ए रिलेटेड टू बी आपको गिवन है क्या, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो आपको रिलेशन बताना है ए क्रॉस बी क्या होने वाला है। अब देखिए b का स्क्वायर a में प्रेजेंट होना चाहिए, वही अपने पास रिलेशन होगा, जो यहां पर डिफाइंड होगा उसी के अकॉर्डिंग हम यहां पर लिखने वाले हैं, है ना। तो b का स्क्वायर a में प्रेजेंट होना चाहिए। अब देखिए -2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है ना। और क्या है, 0 का स्क्वायर नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। तो एक तो -2 का 4 है तो ये प्रेजेंट है, तो 4 -2 एक रिलेशन हो गया, ठीक है। a इज इक्वल टू बी स्क्वायर है तो ये तो नहीं होगा, a इज इक्वल टू बी स्क्वायर है, मतलब कि 4 -2 का स्क्वायर सही है, 4 -2 है ना, a इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक। और क्या है, 0 नहीं है, 1 का स्क्वायर देखिए इसमें प्रेजेंट है क्या है, तो 1 हो गया एक रिलेशन, है ना। और देखिए 4 का स्क्वायर 16 नहीं है यहां पर, 3 का स्क्वायर 9 यहां पर है, तो एक और रिलेशन आ गया 9,3 हो गया। और देखिए 5 का स्क्वायर 25 यहां पर नहीं प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, डोमेन एंड रेंज इन रिलेशन, है ना। डोमेन और रेंज रिलेशन में क्या होता है, अब हम ये जान लेते हैं, ठीक। तो आपकी हेडिंग होनी चाहिए डोमेन एंड रेंज इन रिलेशन, या फिर आपने ऊपर रिलेशन लिख रखा है तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, केवल डोमेन और रेंज लिख लीजिए, ठीक है। इसमें लिखेंगे लेट आर इज रिफ्लेक्सिव फ्रॉम ए टू बी, नॉट रिफ्लेक्सिव, लेट आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। Okay, let R is relation from A to B, let R is relation from A to B, R is relation from A to B, and if R is expressed as, if R is expressed in terms of order pairs, ठीक है, in terms of order pair, then set of first element in R, is domain and set of second element in R is called range, ठीक है ना। अब देखो ये पिछले क्वेश्चन वाला सॉल्यूशन है, तो इसको यहां पर मैंने क्यों छोड़ दिया है, अभी इसको जरा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखो R इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी था, ये क्या कहला गया, ये ऑर्डर पेयर हो गया, कि ऑर्डर पेयर के फॉर्म में R इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर पेयर। R अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ऑर्डर पेयर्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। देन सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट, यहां पर डोमेन क्या हो जाएगा इसका, यहां पर डोमेन हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट जो है इसके 4, 1 एंड 9, ये इसका डोमेन हो गया। और रेंज क्या हो जाएगा, सेकेंड एलिमेंट, तो सेकेंड एलिमेंट क्या क्या है, -2, 1 एंड 3, ये इसके लिए रेंज हो जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा डोमेन और रेंज रिलेशन में किस तरीके से हम बताएंगे, ठीक है।
ये नोट कर लिया आपने। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे, तो लिख लीजिए नोट, नोट, और इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिए, नोट में फर्स्ट पॉइंट लिखिए, इफ अ सेट हैज एन एलिमेंट। ये तो वैसे आपको अच्छे से पता होगा क्योंकि 11th में भी ये लिखाया ही जाता है, ठीक है। तो इफ अ सेट हैज एन एलिमेंट देन नंबर ऑफ टोटल सबसेट इज 2 to the power n, ठीक है। लिख लिया फर्स्ट पॉइंट। इफ अ सेट हैज n एलिमेंट्स देन टोटल सबसेट्स आर 2 to the power n। कोई भी सेट है जिसमें a और b, ठीक है, ये मान लीजिए कोई सेट है, a और b इसके एलिमेंट्स हैं, तो इसके सबसेट्स क्या होते थे, सबसेट्स क्या होते थे, सबसेट्स हो जाएंगे कितना, a, ठीक है, एक तो ये हो जाएगा, एक तो b हो जाएगा, ठीक है, एक खुद a, b हो जाएगा, ठीक है, और एक क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। तो टोटल कितने, 2 to the power n। इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, वहां पर n क्या होता है, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स यहाँ पर 2 हैं, तो 2 to the power 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये टोटल इसके कितने हो गए, 4 एलिमेंट्स हो जाते हैं। तो टोटल सबसेट्स कितने हो गए, 4, इंक्लूडिंग 5, है ना। 5 क्या होता है, नल, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, सेकेंड पॉइंट लिखिए, इफ अ सेट हैज m एलिमेंट, if a set has m element and another set has n element and another set has n element, then number of order pair is m cross n। क्लियर है ना, ठीक है। देन नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर इज m क्रॉस n। तो ये तो ऑर्डर पेयर हो गए, टोटल ऑर्डर पेयर कितने आएंगे, m क्रॉस n के इक्वल आएंगे। नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे, 2 to the power mn minus 1, ठीक है। -1 कौन सा, ये 5 है ना, 5 को माइनस कर देंगे, वो रिलेशन में नहीं गिना जाएगा। तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे, 2 to the power mn minus 1। इस पे स्टार लगा लीजिएगा आप, मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि ये आपसे 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। 100% तो मैं नहीं बोल सकता हूं, बट जनरली ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ये नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएंगे 2 to the power mn minus 1, ठीक है। तो ये जनरल डेफिनेशंस थी जो कि क्लास 11th तक हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे। उनका यूज 12th में भी होता है, इसीलिए मैंने आपको करा दिया है। अब 12th में जो आपके पास है टाइप्स ऑफ रिलेशन, हम वो पढ़ने वाले हैं। तो आपकी हेडिंग होगी क्या, ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ रिलेशन। और टाइप्स ऑफ रिलेशन में फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। तो आप लोग अब लिखना स्टार्ट कर दीजिए मेरे साथ। फर्स्ट है क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में लिखेंगे A relation on R defined on set A, लिखिए, a relation on R defined on set A, relation on R defined on set A is said to be reflexive. It's said to be reflexive. Is said to be reflexive if every element of A is related to its own element, है ना। मतलब कि जब खुद का खुद से रिलेशन हो, ठीक है, ए के एलिमेंट्स का ए से ही रिलेशन है, तो वो रिलेशन क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। जैसे अभी एग्जांपल्स के थ्रू आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे। आइए देख लेते हैं 1 by 1, ठीक है। फर्स्ट क्या है, सपोज x, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x रिलेटेड टू y आपको किस तरीके से गिवन है, x रिलेटेड टू y गिवन है क्या, x इज डिविजिबल बाई y, है ना, डिवीजन का रिलेशन गिवन है, x इज डिविजिबल बाय
वाई। ठीक है, एक और देख लेते हैं, फिर 1 by 1 हम लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल है, S is a set of all lines in a plane। ठीक है, S एक सेट गिवन है, all lines in a plane। ठीक, और इसमें रिलेशन गिवन है L1 related to L2 किस तरीके से है, L1 related to L2 implies that L1 is perpendicular to L2। ठीक है, इसी में और देख लेते हैं, ये बी का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, ये आपको गिवन है L1 related to L2 किस तरीके से गिवन है, L1 is perpendicular to L2। ठीक है ना, एक और ले लेते हैं एग्जांपल सी, A related to B implies that A is brother of B। A is brother of B। ठीक है, ये एग्जांपल्स है। अब चेक कर लेते हैं कि कौन सा इनमें से रिफ्लेक्सिव है और कौन सा नहीं है। ठीक है, फर्स्ट क्या है, x, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर तो आप सबको पता है ना क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये सारे नेचुरल नंबर होते हैं। रिलेशन क्या है, x का रिलेशन y से, x इज डिविजिबल y y। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, खुद का खुद से रिलेशन है ना। तो अब नेचुरल नंबर 1 1 से डिविजिबल है, 2 2 से डिविजिबल है, 3 3 से डिविजिबल है एंड सो ऑन। तो ये क्या रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है, बिल्कुल है ना, कह सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ। ठीक है, यहाँ पे आप चाहो तो लिख लेना, ऑल नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ। तो खुद का खुद से रिलेशन हमें दिख रहा है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, बिल्कुल ये रिफ्लेक्सिव है। अब यहाँ पर सेकंड में आ जाओ, ऑल लाइन इन अ प्लेन, एस हमें क्या दिखा रहा है, ऑल लाइन इन अ प्लेन, और एस सेट में क्या गिवन है, L1 रिलेटेड टू L2, L1 रिलेटेड टू L2 किस तरीके से गिवन है, L1 पैरेलल टू L2। तो L1 के ही पैरेलल होती है क्या, एक लाइन है L1 प्लेन में, ये खुद के ही पैरेलल है, बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है ना। एक कोई भी लाइन बनी हुई है तो खुद के तो पैरेलल होगी ही होगी। ठीक है, परपेंडिकुलर तो हो नहीं सकती है, सीधे एक लाइन बनी हुई है तो वो उस पर पैरेलल है, तो ये भी करेक्ट हो गया। ठीक है, ये रिलेशन भी रिफ्लेक्सिव है। सेकंड क्या है, L1 रिलेटेड टू L2, और इसमें रिलेशन क्या गिवन है, L1 परपेंडिकुलर टू L2। तो ये लाइन जो L1 है ये खुद के परपेंडिकुलर कभी हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा रिफ्लेक्सिव। ठीक है, यहाँ पे आप लिखते चलिएगा हर एक में। ठीक है, यहाँ पे एक चार्ट बना लीजिएगा, रिफ्लेक्सिव कौन सा है कौन सा नहीं है, आप टिक और ये क्रॉस मार्क देते चलेंगे। तो L1 रिलेटेड टू L2 परपेंडिकुलर तो हो नहीं सकती है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। नेक्स्ट वाला चेक कर लेते हैं, A रिलेटेड टू B क्या कहता है, A इज ब्रदर ऑफ B। तो A इज ब्रदर ऑफ A हो सकता है क्या, कोई खुद का भाई हो सकता है क्या, खुद है ना, मेरा भाई मैं खुद हूं, ये कोई रिलेशन बनता है क्या, नहीं बनता है, तो ये भी क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, तो दो रिफ्लेक्सिव है और दो नहीं है, तो इस तरीके से रिफ्लेक्सिव हो गया। सेकंड हेडिंग डालिए, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, सेकंड है आपके पास सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक में लिखेंगे जी, यहां लिखिए सिमेट्रिक में, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए is said to be symmetric, a relation R on set A is said to be symmetric if every element A comma B belongs to R, if every element A comma B belongs to R is such that when A related to B implies when A related to B implies B related to A। ठीक है, ये होता है सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक, कि जो A का रिलेशन B से है वही B का रिलेशन A से होगा। सपोज करिए A और B दो भाई हैं, है ना, दो भाई हैं, मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा, A और B दो भाई हैं, A B का भाई है तो B भी A का भाई है, तब आप कह सकते हैं वो रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिसिटी की बात की जाएगी, इस तरीके से आपने सिमेट्रिसिटी पढ़ा होगा कि जितना पोर्शन इधर है उतना ही सेम पोर्शन इस तरफ है, तो उसको हम सिमेट्रिक बोलेंगे। अब इसको मैथमेटिक्स में किस तरीके से सॉल्व करना है आइए हम देखते हैं। तो एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं, चेक करते हैं इन सारे एग्जांपल्स को फिर से एक बार। ठीक है ना, हाँ
ओके, तो अब क्या कहें मैंने, देखो x कॉमा वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x इज डिविजिबल बाई वाई, ठीक है। तो अब देखिए, आप कोई भी नंबर ले लीजिए, 2,4 दो नंबर ले लेते हैं, ठीक है ना। x इज डिविजिबल बाई वाई, 2 इज डिविजिबल बाई 4 होता है क्या? नहीं होता है। 4 इज डिविजिबल बाई 2 होता है, बट 2 इज डिविजिबल बाई 4 नहीं होता है। ये x लिया हमने, ये y लिया, ठीक है। 2 इज डिविजिबल बाई 4 नहीं है, बट 4 इज डिविजिबल बाई 2 है, तो ये रिलेशन क्या सिमेट्रिक होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। a रिलेटेड टू b है, वैसे ही b का रिलेशन a से होना चाहिए, तभी सिमेट्रिक कह सकते हैं। सेकंड में देखते हैं, ऑल लाइंस इन अ प्लेन, तो ठीक है। L1 रिलेटेड टू L2 क्या दिया है? L1 पैरेलल टू L2, कोई लाइन, ये L1 है, इसके दूसरे लाइन पैरेलल L2 है, ठीक है। तो L1 L2 के पैरेलल है, तो L2 भी L1 के पैरेलल है क्या? बिल्कुल है ना, और ये हमेशा होगा, तो ये रिलेशन क्या होगा? ये सिमेट्रिक कहलाएगा। थर्ड में चेक कीजिए, L1 रिलेटेड टू L2 क्या है? परपेंडिकुलर गिवन है। अब बना लीजिए आप, ये लाइन L1 है, ये परपेंडिकुलर लाइन L2 है, तो L1 L2 के परपेंडिकुलर है, तो L2 भी L1 के परपेंडिकुलर है क्या? बिल्कुल है, तो ये रिलेशन भी आपके पास क्या होगा? ये रिलेशन भी सिमेट्रिक होगा। फोर्थ में आ जाइए, सी ऑप्शन में क्या है? A रिलेटेड टू B, A इज ब्रदर ऑफ B। रिलेशन जो हमें क्वेश्चन में दिया है उस पे स्टिक रहेंगे हम। A इज ब्रदर ऑफ B, A क्या है? B का ब्रदर है, ठीक है ना। तो ब्रदर कौन है यहाँ पर? A है। B के बारे में तो हमें नहीं बताया गया ना, तो ये जरूरी तो नहीं कि B इज ब्रदर ऑफ A हो, B सिस्टर भी हो सकती है, ठीक है। इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। तो कितने आए अपने पास? ये B के दोनों पार्ट, फर्स्ट और सेकंड क्या है? सिमेट्रिक है, ठीक है। आपके समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो आइए अब सेकंड के बाद थर्ड नंबर डालिए, सिमेट्रिक के बाद क्या? ट्रांजिटिव रिलेशन। स्टेप बाय स्टेप आप समझते चलिए, ध्यान से देखते रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है ना, तो आपके सारी बातें समझ में आ जाएंगी। थर्ड लिखेंगे क्या? थर्ड लिखेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो आइए देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। ट्रांजिटिव रिलेशन में लिखिए, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए, a relation R on set A is transitive for elements A, B, C belongs to R, ठीक है। A relation R on set A is transitive if A, B, C belongs to R। इसमें एक थर्ड एलिमेंट, थर्ड सेट जो है C, ये भी इंट्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। ये किस तरीके से होता है? A, B, C belongs to R when, ठीक है ना, डेफिनेशन को कंप्लीट कीजिए। when A related to B, A related to B and B related to C implies that A related to C, ठीक है। A का रिलेशन B से है, B का रिलेशन C से है, तो ट्रांजिटिव वो रिलेशन कहलाएगा जब A का रिलेशन किसके साथ हो जाए? C के साथ हो जाता है। ये अगर प्रूफ हो जाता है तो उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन। तो आइए चेक करते हैं एक बार। तो आइए अब इन एग्जांपल्स में चेक कर लेते हैं हम कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है ना। तो एक थर्ड एलिमेंट हमें एज्यूम करना होगा। अब यहां पर देखिए नेचुरल नंबर्स हैं, तो नेचुरल नंबर्स में हम ले लेते हैं 2, 4, 8, ठीक है। एक ये तीसरा नंबर भी इस बार हमने एज्यूम कर लिया, ये दे दिया हमने A, B, C, ठीक है। रिलेशन हमें गिवन है x इज डिविजिबल बाई y। अब आप चेक कीजिए, 4 2 से डिविजिबल है, 4 रिलेटेड टू 2 हो गया, 4 2 से डिविजिबल है, ठीक है ना। 8 4 से डिविजिबल है, 8 रिलेटेड टू 4 हो गया, 8 इससे डिविजिबल है। तो अब क्या 8 2 से भी डिविजिबल होगा? बिल्कुल होगा जी, 8 रिलेटेड टू 2 भी होगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस रिलेशन को आप क्या बोल देंगे कि ये रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है ना। अब इसमें आप घबराइएगा नहीं कि 4 को पहले ले लिया, 2 को इस तरफ कर लिया। आप अगर इसका अपोजिट करेंगे, 2 इज डिविजिबल बाई 4 नहीं होता है, 4 इज डिविजिबल बाई 8 बिल्कुल नहीं होता है, तो 2 भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है ना। तो भी ये क्या होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, ठीक है। डिविजिबल मैंने इसको अपोजिट लेकर किया कि 4 2 से डिविजिबल है, 8 4 से डिविजिबल है, तो 8 भी 2 से डिविजिबल होगा। तो ये रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो x इज डिविजिबल बाई y हो गया। और देखिए अब आगे आइए, ऑल लाइंस इन अ प्लेन, s के बारे में, ठीक है। L1 रिलेटेड टू L2 क्या है? हमें पैरेलल गिवन है,
ठीक है। तो अब देखिए L1 पैरेलल टू L2 है, हम एक और तीसरी लाइन एज्यूम करेंगे जो कि पैरेलल किसमें है, L3 में। रिलेशन क्या है, पैरेलल का है ना, तो हम पैरेलल ही लेंगे। पैरेलल एक तीसरी लाइन है L3। अब ये पहली लाइन L1, दूसरी लाइन L2, तीसरी लाइन L3। L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो L1 L3 के भी पैरेलल होगा ना, बिल्कुल होगा। तो ये भी रिलेशन क्या हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अब थर्ड वाले में आइए, परपेंडिकुलर में देखिए, ये लाइन है सपोज L1, एक परपेंडिकुलर लाइन हमने बनाई L2 के, ठीक है ना। तो L1 परपेंडिकुलर L2, L1 परपेंडिकुलर L2, ठीक है। L2 परपेंडिकुलर L3, तो L2 परपेंडिकुलर L3, तो ये तीसरी लाइन होगी। सपोज L2 परपेंडिकुलर क्या है, L3 के है, तो क्या L1 परपेंडिकुलर L3 है? L1 और L3 परपेंडिकुलर नहीं है, ये तो क्या हो गया, ये तो पैरेलल हो गया। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए A रिलेटेड टू B क्या गिवन है, A इज ब्रदर ऑफ B, ये हमें गिवन है A इज ब्रदर ऑफ B। बहुत इजी सी बात है, इजीली समझ में आ जाने वाली चीजें हैं, है ना। A इज ब्रदर ऑफ B, A क्या है, B का भाई, ठीक है ना। B इज ब्रदर ऑफ C, तीसरा एक हमें एज्यूम करना है, मैं इसे एज्यूम करूंगा बार बार, है ना। जब भी ट्रांजिटिव चेक करना है तो इसे एज्यूम करना होगा। तो B इज ब्रदर ऑफ C। अब ये तो ठीक है कि A B का भाई है, B C का भाई है। अब C तो कोई भी हो सकता है ना, सिस्टर भी हो सकती है, ब्रदर भी हो सकता है। तो क्या A C का भाई है या C A का भाई है, ऐसा क्लियर तो नहीं होता है। C क्या है, सिस्टर भी हो सकती है, ठीक है। तो ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव प्रूफ नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन भी हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, इक्विवेलेंस रिलेशन। यही मेन इंपॉर्टेंट रिलेशंस थे आपके क्लास 12th में, जो कि आपको पढ़ाए जा रहे हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक है। इन्हें ही आपको बार बार चेक करना होगा और धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी। बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं। फोर्थ पॉइंट लिखिए आप क्या, सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, नोट कर लीजिए। A relation R is said to be equivalence. A relation R is said to be equivalence when it is reflexive, symmetric and transitive. अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव भी है तो वो रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। तो अगर आपको इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करना है तो आपको क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है। अगर वो तीनों आए तो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, अगर नहीं है तो फिर इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। अब एक और चीज हमें कभी कभी पूछ ली जाती है, एंटी इक्विवेलेंस रिलेशन। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, एंटी इक्विवेलेंस रिलेशन। एंटी इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। इसमें लिखिए एंटी इक्विवेलेंस रिलेशन में, अ रिलेशन आर इज सेड टू बी एंटी इक्विवेलेंस। A relation R is said to be anti-equivalence when A is related to B, when A is related to B and B is equally related to A, and B is equally related to A is possible when A is equal to B, ठीक है। अब इसके लिए जरा आप एग्जांपल से समझ लीजिएगा एक बार। आपको क्या चेक करना है, एंटी इक्विवेलेंस चेक करना है, और ये तभी पॉसिबल होगा जब दोनों के दोनों बराबर हो। किस तरीके से, सपोज फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इसमें क्या, अगर आपको P ग्रेटर देन Q गिवन है, ठीक है ना, P ग्रेटर देन Q गिवन है और Q ग्रेटर देन P, हमने डेफिनेशन क्या लिखा, डेफिनेशन क्या लिखा है कि A इज रिलेटेड टू B, A इज रिलेटेड टू B एंड B इज इक्वली रिलेटेड टू A। अब देखो P अगर Q से बड़ा है और Q P से बड़ा, ऐसा कभी हो सकता है क्या? ऐसा सिर्फ एक ही कंडीशन में होगा कि जब P और Q दोनों इक्वल हो। P इज ग्रेटर देन और इक्वल टू Q एंड Q इज ग्रेटर देन और इक्वल टू P। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन P इज इक्वल टू Q। इसके अलावा ये पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी कभी, ठीक है ना। तो वो उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, एंटी इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे।
ये 1 मार्क्स में या डेफिनेशंस में आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल, x इज डिविजिबल बाय y। सपोज आपको रिलेशन गिवन है x इज डिविजिबल बाय y एंड y इज डिविजिबल बाय x। y इज डिविजिबल बाय x। अब ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब x और y दोनों इक्वल हो। ठीक है, अगर आप 2 डिविजिबल बाय 4 कर देते हैं तो 4 डिविजिबल बाय 2 डिविजिबल बाय 4 होता है क्या? पहले तो ये होता ही नहीं है, तो एग्जांपल से ही लेते हैं। 4 डिविजिबल बाय 2 कर देते हैं तो 2 डिविजिबल बाय 4 होगा क्या? कभी नहीं होगा, और ऐसा किसी भी नंबर में नहीं होगा। ये कब पॉसिबल है? जब 2 और 2 ही हो। ठीक है, तो x इज इक्वल टू वाई, ऐसे ही कंडीशन में ये पॉसिबल होता है एंटी इक्विवेलेंस रिलेशन व्हेन a एंड b बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो ये डेफिनेशन का पार्ट पूरा हो गया है। ठीक है, इसके बाद हम रिलेशन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं और पहली बार आप इस लेक्चर को देख रहे हैं, ठीक है, तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और देखते रहिए गेट 100 विद श्रीकांत। जय हिंद, जय भारत।